दोस्तों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिकता सिद्धांत का, लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर दें ताकि मेरी वीडियोस आपको मिलती रहें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत नैतिक विकास का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इस सिद्धांत से भी हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आखिर बच्चे सीखते कैसे हैं। परंतु दोस्तों, यह एक लंबा सिद्धांत है, इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आप इस चैप्टर को अच्छी तरह समझ सकें। दोस्तों, नैतिकता संबंधी जो सिद्धांत हमें प्रदान किया गया है वो लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा किया गया है, परंतु यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है, रुचिकर भी है कि नैतिक विकास के ऊपर जो शुरुआती कार्य है वो लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि शुरुआती कार्य पियाजे साहब के द्वारा किया गया है। ये वही पियाजे हैं जिन्होंने कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट के अंतर्गत बाल विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया था। तो दोस्तों, लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी का अध्ययन करने से पहले हम देखेंगे कि पियाजे साहब ने नैतिक विकास पर क्या कार्य किया था, क्योंकि लॉरेंस कोलबर्ग साहब ने उस पियाजे के उसी काम को एक थ्योरी के रूप में परिवर्तित किया था। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि नैतिकता संबंधी जीन पियाजे साहब ने क्या कार्य किया था। दोस्तों, पियाजे साहब ने कॉग्निटिव थ्योरी की तरह ही जो नैतिकता संबंधी उनका कार्य था उसको आयु से जोड़ा था, एज से जोड़ा था, और इसके अंतर्गत उन्होंने जो कार्य किया था वह यह था कि उन्होंने 3 से लेकर 11 वर्ष के कुछ बच्चों को इकट्ठा किया और इन बच्चों को उन्होंने 2 वर्गों में विभाजित किया। पहला 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक और दूसरा 8 वर्ष से लेकर 11 वर्ष के बच्चों का। इन दोनों आयु वर्गों को उन्होंने 2 कहानियां सुनाई और उस कहानी के आधार पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। तो दोस्तों, ये कहानियां क्या थी मैं आपको पहले सुनाता हूं और उसके बाद जो पियाजे साहब ने नैतिक विकास संबंधी निर्णय लिए उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहली कहानी रोहित नाम के एक लड़के की है। रोहित का जन्मदिन था तो उसने अपनी माँ से यह कहा कि वह अपने दोस्तों को घर पर बुलाना चाहता है जन्मदिन मनाने के लिए और उन लोगों को यहीं पर खाना खिलाएंगे। तो उनकी माँ ने जो हाँ किया। रोहित जब स्कूल गया तो उसने अपने सारे दोस्तों को जन्मदिन पर आने के लिए इनवाइट कर दिया। स्कूल खत्म हुआ, सारे दोस्त उसके घर आए, सबने मिलकर केक काटा और खाना खाया और उसके बाद वो लोग क्रिकेट खेलने लगे। क्रिकेट खेलते खेलते वो लोग थक गए और उनको प्यास लगी। उन लोगों ने रोहित को कहा कि रोहित पानी पिला दो। रोहित ने अपने घर के सबसे कीमती कांच के 15 गिलास निकाले। 14 उसके दोस्त थे और एक वो खुद था, तो कुल मिलाकर 15 लोग थे। इन 15 गिलासों में उसने ठंडा पानी डाला और बर्फ के टुकड़े डालकर एक ट्रे में रखे और बाहर जहां सारे बच्चे खेल रहे थे वहां ले जाने लगा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकलने वाला था, कोई अंदर भागता हुआ आया, रोहित से टकराया और तो ट्रे जो थी वो रोहित के हाथ से गिर गई और सारे कांच के गिलास टूट गए और कीचड़ हो गई। ये पहली कहानी थी दोस्तों। और दूसरी कहानी जो थी वो सोनाक्षी नाम की एक लड़की की थी। सोनाक्षी नाम की एक लड़की थी जिसे चॉकलेट खाने की लत लग गई थी। धीरे धीरे यह हुआ कि सोनाक्षी की चॉकलेट की आदत उसके लिए हानिकारक होने लगी और उसका वजन बढ़ने लगा। यह देखकर सोनाक्षी की माँ सोनाक्षी को एक डॉक्टर के पास लेकर गई और डॉक्टर ने सोनाक्षी की माँ को सलाह दी कि सोनाक्षी को चॉकलेट खाने की आदत छोड़नी पड़ेगी, लेकिन एकदम से चॉकलेट छोड़ना सही नहीं है, इसीलिए धीरे धीरे करके छुड़ानी है। इसीलिए सोनाक्षी की माँ ने एक काम किया कि उन्होंने कुछ चॉकलेट और चॉकलेट वाले बिस्किट खरीदे और उनको एक डिब्बे में बंद करके रसोई में रख दिया, साथ ही उस डिब्बे पर ताला लगा दिया। एक दिन यह हुआ कि सोनाक्षी की माँ सारा घर का काम करके दोपहर को सो गई और उस डब्बे की चाबी अपने तकिए के नीचे रख ली। अचानक से सोनाक्षी को चॉकलेट खाने की तलब उठी और उसने चुपके से अपनी माँ के तकिए के नीचे से चाबी निकाली।
लेकिन डब्बा बहुत ऊंचाई पर रखा हुआ था, इसीलिए उस बार बार कोशिश करने के बावजूद भी वह डब्बे तक नहीं पहुंच पाई। सोनाक्षी ने एक स्टूल रखा और डब्बे तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन इस प्रयास में वो गिर गई और बहुत सारा सामान भी गिर गया। लेकिन उसकी माँ उठती, उससे पहले उसने सारा सामान अपनी जगह पर लगा दिया और चाबी चुपके से तकिए के नीचे रख दी। दोस्तों, ये दो कहानियां थी जो प्याजे साहब ने 3 से लेकर 7 और 8 से लेकर 11 वर्ष की आयु के बच्चों को सुनाई, और उन्होंने बच्चों से यह जानने का प्रयास किया कि इसमें किसकी गलती है, रोहित की या सोनाक्षी को, और सजा किसको मिलनी चाहिए। जो 3 से 7 वर्ष के आयु के बच्चे थे, उनका यह मानना था कि रोहित ने गलती की है, उसने अपने घर के कांच के सबसे कीमती 15 गिलास तोड़े हैं, इसीलिए उसको दंड मिलना चाहिए। जबकि सोनाक्षी को कुछ नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि उसने कोई नुकसान नहीं किया, अपनी मां के उठने से पहले उसने सारा सामान सही जगह पर लगा दिया। जो दूसरा वर्ग था 8 से लेकर 11 वर्ष की आयु के बच्चों का, उनका यह मानना था कि सजा सोनाक्षी को मिलनी चाहिए, क्योंकि रोहित ने कोई गलती नहीं की है, उसका उद्देश्य जो था वो बहुत बड़ा नेक था, जबकि जो सोनाक्षी का उद्देश्य था वो गलत था, इसीलिए दंड सोनाक्षी को दिया जाना चाहिए, ना कि रोहित को। बच्चों के साथ किए गए अपने इस प्रयोग के आधार पर प्याजे साहब इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि नैतिक विकास नैतिक यथार्थवाद यानी मोरल रियलिज्म से नैतिक आदर्शवाद यानी मोरल आइडियलिज्म की ओर होता है। दोस्तों, मोरल रियलिज्म से प्याजे साहब का अभिप्राय यह था कि मोरल रियलिज्म के अंतर्गत बच्चे यह मानते हैं कि जो कानून है वो सार्वभौमिक हैं और इन कानूनों को तोड़ा नहीं जा सकता है। जो कानून है वो सबके लिए बनाए गए हैं और किसी भी स्थिति में इन कानूनों को तोड़ा नहीं जा सकता है। जबकि और इसमें उनका उद्देश्य जो होता है उससे इनको बच्चों को कोई सरोकार नहीं होता है कि किसी का उद्देश्य सही था या गलत था, इस बात की तरफ बच्चे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। जबकि मोरल आइडियलिज्म में आकर बच्चे यह मानने लगते हैं कि जो कानून बनाए गए हैं वो इंसान ने बनाए हैं और आवश्यकता पड़ने पर इन कानूनों को तोड़ा भी जा सकता है। साथ ही इसमें उद्देश्य भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए उद्देश्य की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। दोस्तों, प्याजे ने जब ये थ्योरी दी थी तो शुरुआत में उन्होंने इसके लिए मोरल रियलिज्म और मोरल आइडियलिज्म शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन जब उन्होंने इस सिद्धांत को पूरा किया तब उन्होंने मोरल रियलिज्म को हेट्रोनोमस मोरालिटी के साथ परिवर्तित कर दिया और मोरल आइडियलिज्म को उन्होंने ऑटोनोमस मोरालिटी के साथ परिवर्तित कर दिया। हेट्रोनोमस मोरालिटी का मतलब होता है एक न्याय की या नैतिकता की एक ऐसी संकल्पना जो दूसरे हमें सिखाते हैं। इसमें बच्चों का या हमारा खुद का कोई रोल नहीं होता है, सोच नहीं होती है, बल्कि जो हमें दूसरे सिखाते हैं वही महत्वपूर्ण होता है। जबकि मोरल आइडियलिज्म में, जिसे उन्होंने ऑटोनोमस कहा, उसमें व्यक्ति स्वयं अपने निर्णय लेने लगता है और इसमें उसकी समझ इतनी विकसित हो जाती है कि वह उद्देश्यों को भी ध्यान में रखता है। तो दोस्तों, मोरल रियलिज्म में बच्चा यह मानता है कि जो नियम बनाए गए हैं लोगों के द्वारा वो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है और किसी भी परिस्थिति में उन कानूनों को तोड़ा नहीं जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति कानून को तोड़ता है, नुकसान करता है, तो उसको दंड दिया जाना चाहिए। जबकि मोरल आइडियलिज्म में बच्चा स्वयं अपने निर्णय लेने लगता है और उद्देश्य की तरफ भी ध्यान रखता है। इसीलिए शुरुआत के बच्चों ने रोहित को जिम्मेदार माना, क्योंकि उनकी नज़र में रोहित ने नुकसान किया है। जबकि जो दूसरे आयु वर्ग के बच्चे थे, 8 से लेकर 11 वर्ष के बच्चे, उनका मानना था कि सजा सोनाक्षी को दी जानी चाहिए, क्योंकि उसका जो उद्देश्य है वो नेक नहीं था। ये निष्कर्ष था दोस्तों जो प्याजे साहब ने निकाला अपने प्रयोग के आधार पर, जो न्याय नैतिकता संबंधी उन्होंने कार्य किया था। इसी कार्य को आधार बनाकर लॉरेंस कोलबर्ग ने हमें एक पूरे सिद्धांत हमारे सामने रखा और इसमें उन्होंने नैतिक विकास की समझ को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास की अवधारणा को स्पष्ट किया है। दोस्तों, लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिकता के विकास संबंधी जो सिद्धांत हमें प्रदान किया है उसको उन्होंने 3 चरणों में बांटा है, लेकिन
पियाजे से अलग उन्होंने इस थ्योरी को किसी उम्र से बांधने की कोशिश नहीं की है, बल्कि और ना ही इस थ्योरी में कोई उम्र दी गई है, बल्कि उन्होंने एक फ्लो में इस थ्योरी का वर्णन किया है। इस थ्योरी में जो 3 चरण है, उनमें पहला चरण प्री कन्वेंशनल लेवल है, जिसके अंतर्गत 2 बातें होती हैं, पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन, दूसरा पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन या इंस्ट्रूमेंटल पर्पस नाइव हेडोनिस्टिक। दूसरा लेवल कन्वेंशनल लेवल है दोस्तों, जिसमें भी 2 अवधारणाएं हैं, पहला गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तीसरा जो चरण है वो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है, जिसमें भी 2 बातें हैं, सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन और यूनिवर्सल एथिक प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। दोस्तों अभी हम एक एक करके इन तीनों चरणों के ऊपर बात करेंगे। अपने इस कार्य को करने के लिए लॉरेंस कोलबर्ग साहब ने यूरोप के व्हाइट मेल्स को आधार बनाया था और इसी के ऊपर उन्होंने कार्य किया था। उन्होंने इन बच्चों के ऊपर जो कार्य किया, अपने इस कार्य के आधार पर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि नैतिक विकास एक तरीके की नैतिक तर्कना या मोरल रीजनिंग है, जिसमें बच्चों को सही और गलत के बीच डिसीजन लेना होता है और विकास के साथ साथ यह विकसित अवस्था या योग्यता विकसित होने लगती है। दोस्तों पहला चरण जिसे प्री कन्वेंशनल लेवल कहा जाता है, उसकी खासियत यह होती है कि उसमें बच्चों को कानूनों की बिल्कुल भी समझ नहीं होती है। कन्वेंशन का मतलब होता है कानून, और क्योंकि बच्चों को कानून की कोई समझ नहीं होती है, इसीलिए इस चरण को प्री कन्वेंशनल लेवल कहा जाता है। दोस्तों इसमें जो पहला चरण है पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन वाला, उसके अंतर्गत बच्चे जो भी निर्णय लेते हैं उसके संबंध में उनके लिए यह जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि इससे उनको या उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए इस चरण में बच्चे जो भी निर्णय लेते हैं वो आज्ञाकारी बनने के लिए और दंड से बचने के लिए ऐसा करते हैं, और इसमें उन्हें जो भी सिखाया जाता है वो बड़े सिखाते हैं। इसके अंतर्गत बच्चे यह मानते हैं कि जो भी नियम बनाए गए हैं, जो भी कानून बनाए गए हैं, वे सार्वभौमिक हैं, उन्हें किसी भी हालत में तोड़ा नहीं जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति इन कानूनों को तोड़ने की कोशिश करता है तो उसको दंड दिया जाना चाहिए। दोस्तों अक्सर हम छोटे बच्चों को यह कहते सुनते हैं कि चोरी करना पाप है, जेल में जाएगा। इस तरीके की बातें वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें कानून की समझ नहीं होती है और बड़ों ने उन्हें जो भी कुछ सिखाया है वो उसी को सही मानते हैं। और इसको मानने के पीछे जो वजह होती है वह यह होती है कि इससे वो एक आज्ञाकारी बच्चे माने जाते हैं। दोस्तों पहली चरण की जो दूसरी खासियत है, दूसरी बात है, वो पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन की है। इसके अंतर्गत बच्चों में सौदा करने की भावना आ जाती है। वे सौदा करने लगते हैं, परंतु इस सौदा करने के मामले में कभी भी उनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता है, बल्कि उनका उद्देश्य स्वयं अपनी इच्छा को पूरा करना होता है। और यह सौदा जब वो करते हैं तो बड़े ही मासूमियत की तरीके से करते हैं, इसीलिए इसको नाइव हेडोनिस्टिक कहा जाता है। दोस्तों मैं इसका एक उदाहरण आपको देता हूँ। मान लीजिए कि 2 दोस्त हैं, जिनमें से और दोनों के पास अपना अपना लंच पैकेट है। एक के पास कढ़ी चावल है और दूसरे के पास है मटर पनीर की सब्जी और रोटी। जो मटर पनीर की सब्जी वाला बच्चा है वो कढ़ी चावल खाना चाहता है और अपने दोस्त से अपना जो टिफिन है वो एक्सचेंज कर लेता है। इससे उसकी इच्छा भी पूरी हो गई, उसने सौदा भी कर लिया, लेकिन दूसरे बच्चे का कोई नुकसान भी नहीं किया। इस बात को कहा जाता है पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, जिसमें बच्चे सौदा करने लगते हैं और वह भी मासूमियत के तरीके से, जिसमें उनका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को लाभ पहुंचाना नहीं होता है, परंतु इसमें वो यह इस बात को जरूर देखते हैं कि इससे उनका क्या लाभ होगा। वो सिर्फ अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं बिना किसी इंसान को नुकसान पहुंचाए। इसके बाद दोस्तों कन्वेंशनल लेवल है, जिसमें बच्चे को कानून की समझ आने लगती है, और इस दौरान जो बच्चा होता है वो 6ठी से लेके 10वीं क्लास का विद्यार्थी होता है। उसे सोशल साइंस में सिविक्स नाम का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जिससे उसमें कानून की समझ पैदा होती है। साथ ही परिवार, दोस्त, मीडिया, बहुत सारे लोगों का, संस्थाओं का उसके ऊपर नियंत्रण होता है। इसीलिए वह गुड बॉय और नाइस गर्ल जैसी अवधारणाओं को मानने लगता है। व्यक्ति या बच्चा वैसा बनने की कोशिश करता है जैसी दूसरे लोग उससे अपेक्षा करते हैं।
यदि वह लोगों की उम्मीद के हिसाब से अपने आप को बना लेता है तो उसे नाइस गर्ल या गुड बॉय की संज्ञा दी जाती है। और इसमें बच्चा यह भी मानता है कि अगर सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना है तो कानूनों का पालन किया जाना चाहिए। इसीलिए बच्चे को सिविक्स जैसा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। कानूनों की समझ के माध्यम से दोस्तों बच्चा चौथी अवस्था में प्रवेश करता है जिसे लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन कहा जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति यह मानने लगता है कि भले ही आपको कानून अच्छे नहीं लगते हैं परंतु आपको बेमन से ही सही कानूनों का पालन करना चाहिए, क्योंकि जिस सामाजिक व्यवस्था में हम रहते हैं उस सामाजिक व्यवस्था को अगर चलाना है, बनाए रखना है तो यह आवश्यक है कि लोग कानूनों का पालन करें, कानूनों को तोड़े नहीं। चाहे भले ही उनका मन करे कानूनों को तोड़ने का, परंतु फिर भी कानूनों को तोड़ना नहीं चाहिए बल्कि उनका पालन करना चाहिए। इसी अवस्था को लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन कहा गया है। दोस्तों कोलबर्ग साहब का यह मानना था कि अधिकांश लोग इस चौथे चरण तक आकर ही रुक जाते हैं, इससे आगे उनका विकास नहीं हो पाता है नैतिकता की दृष्टिकोण से। परंतु उनका यह भी मानना था कि आगे बढ़ने की 2 चरण और हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उन 2 चरणों तक पहुंच पाते हैं। इसीलिए उसको पोस्ट कन्वेंशनल लेवल कहा जाता है। दोस्तों पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में भी दो बातें शामिल हैं। 5वीं अवस्था सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन की है, जिसमें हम जिन लोगों से, जिन व्यक्तियों से, जिन समुदायों से, जिन संस्थाओं से जुड़े होते हैं, हम उनसे संबंधित कानूनों से भी प्यार करते हैं। हम न केवल उन कानूनों को मानते हैं बल्कि उन कानूनों में सुधार करने का भी प्रयास करते हैं। लेकिन ये जो सारा कार्य है हम कानूनों के दायरे में रहकर कहते हैं, कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम करते हैं, अगर छुट्टी के दिन भी उनको काम के लिए बुलाया जाए तो वो मना नहीं करते बल्कि पूरे दिल से अपने काम को करते हैं, क्योंकि वो न केवल उस काम से प्यार करते हैं जो वो करते हैं बल्कि उस संस्था से भी प्यार करते हैं और उसकी बेहतरी के लिए भी प्रयास करते हैं। इसीलिए जब कभी उनको छुट्टी वाले दिन काम करने के लिए बुलाया जाता है तो वो मना नहीं करते हैं। और अगर कोई कानून ऐसा बनाया जाता है जिससे उनकी संस्था को कोई नुकसान होता है तो उस कानून का विरोध भी वो लोग करते हैं। परंतु कानून का जब वो विरोध करते हैं तो इस बात का वो ध्यान रखते हैं कि उनके विरोध के कारण कानूनों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इन 5 अवस्थाओं तक आते आते कानून बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, लेकिन एक छठी अवस्था है जिसे यूनिवर्सल एथिक प्रिंसिपल ओरिएंटेशन कहा जाता है। दोस्तों ये अकेली ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति कानूनों से ऊपर उठकर सोचता है। वह मानता है कि सबसे बड़ी चीज इंसानियत है और कानून इंसानियत से ऊपर नहीं है बल्कि इंसानियत कानून से ऊपर है। और यदि इंसानियत को लाभ पहुंचाने के लिए कानूनों का उल्लंघन करना पड़े तो व्यक्ति को बिना कुछ सोचे समझे कानूनों का उल्लंघन कर देना चाहिए, क्योंकि कोई भी कानून मानवता से ऊपर नहीं है, इंसान से ऊपर नहीं है, इंसान की बेहतरी से ऊपर नहीं है। दोस्तों अब सवाल यह आता है कि आखिर लॉरेंस कोलबर्ग साहब इस थ्योरी पर कैसे पहुंचे, कैसे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाले इन 6 प्रकार के लोगों के जो नैतिक विकास से जुड़े हुए थे। दोस्तों लॉरेंस कोलबर्ग ने एक स्टोरी सुनाई लोगों को जिसको हाइंस की कहानी कहा जाता है। हाइंस एक व्यक्ति था जिनकी पत्नी को कैंसर हो गया था, इसीलिए वो अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने जो दवाई सजेस्ट की वो बहुत ही महंगी थी, लेकिन हाइंस साहब ने अपने दोस्तों से मदद मांगी और दोस्तों ने मदद भी की, परंतु दवाई इतनी ज़्यादा महंगी थी कि वो मदद लेने के बावजूद भी खरीदी नहीं जा सकती थी। इसीलिए हाइंस साहब ने एक निर्णय लिया और उन्होंने यह निर्णय लिया कि रात के समय जब केमिस्ट वाला केमिस्ट को बंद करके चला जाएगा तो रात को वो दवाई चोरी कर लेंगे। अब ये प्रश्न उन्होंने 6 के 6 वर्गों के सामने रखा और इनसे जानने की कोशिश की कि हाइंस को क्या करना चाहिए, क्या उसको दवाई चुरा लेनी चाहिए, हाँ तो क्यों, या नहीं तो क्यों नहीं। दोस्तों पहले वर्ग का मानना था नहीं, हाइंस को दवाई नहीं चुरानी चाहिए क्योंकि चोरी करना बुरी बात है, अगर वो पकड़ा गया तो उसको सजा होगी, जेल हो जाएगी। जो दूसरे चरण के लोग थे इसमें उनको अपना कोई फायदा दिखाई नहीं दिया, इसीलिए उन्होंने कहा कि हाइंस चाहे जो मर्जी करे, हमें क्या लेना। तीसरे वर्ग के लोग थे, उन्होंने भी मना किया, उन्होंने बोला कि कानून का तो पालन करना चाहिए जी, कानून को तोड़ा नहीं जा सकता। चौथे वर्ग के जो लोग थे उन्होंने भी मना किया, उनका मानना यह था कि बेमन से ही सही हमें कानूनों का पालन करना चाहिए और चोरी करना कानून का उल्लंघन है, तो हाइंस को दवाई नहीं चुरानी चाहिए।
पांचवें वर्ग के लोग थे जो, उन्होंने भी यही कहा कि हाइंस को दवाई नहीं चुरानी चाहिए बल्कि और दोस्तों से मदद ले लेनी चाहिए, क्योंकि कानून का उल्लंघन तो नहीं करना चाहिए। कानून का अगर विरोध भी करना है तो कानून के दायरे में रहकर करना है। जो छठे वर्ग के लोग थे उन्होंने यह कहा कि हाइंस को बिना कुछ सोचे समझे दवाई चुरा लेनी चाहिए, क्योंकि यह दवाई मानवता की भलाई के लिए बहुत जरूरी है। इससे हाइंस की पत्नी को जो उसकी दुख तकलीफ है उससे निजात मिलेगी। इसीलिए हाइंस को बिना कुछ सोचे समझे दवाई को चुरा लेना चाहिए। तो दोस्तों, अपनी इस थ्योरी के आधार पर लॉरेंस कोलबर्ग ने यह निर्णय निकाला कि नैतिक विकास एक तरह का मॉरल रीजनिंग है जो हमें सही और गलत के बीच चयन करने से का अवसर देती है। अगर हम और जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, हमारी उम्र बढ़ती है, निर्णय लेने की योग्यता बढ़ती है, वैसे वैसे हमारा नैतिक विकास होता रहता है। दोस्तों, लॉरेंस कोलबर्ग ने अपनी इस थ्योरी का आधार यूरोप के व्हाइट मेल्स को बनाया था और इसी आधार पर इसकी आलोचना की गई। लेकिन इसकी आलोचना क्या थी दोस्तों, वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान है कैरोल गिलिगन, जिन्होंने लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी का विरोध किया है। उसके बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे। फिलहाल मैं आपसे यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।